नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट को टैकल करने वाले हैं जो अक्सर हेडलाइंस में तो होता है पर समझ से बाहर लगता है। भारत का केंद्रीय बजट 2026-27। लेकिन आज का हमारा नजरिया थोड़ा अलग है। हमारे पास KWF एजुकेशन के नोट्स हैं जो खास तौर पर स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए इस मुश्किल विषय को आसान बनाते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन साफ है, इस बजट का एक एक्सरे करना और ये समझना कि ये लाखों करोड़ के आंकड़े असल में देश के युवाओं, हमारी सिक्योरिटी और हमारे भविष्य के लिए क्या मायने रखते हैं। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये देश की दिशा तय करता है। सही बात है। जब हम कहते हैं कि बजट का कुल आकार करीब 53.5 लाख करोड़ रुपए है, तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सरकार की एम्बिशन दिखाता है। इसकी थीम है विकसित भारत और सबका प्रयास। लेकिन इन बड़े नारों के पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल लक्ष्य भी है। वो क्या है? वो है फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटे को GDP का 4.3% तक लाना। फिस्कल डेफिसिट, ये शब्द हम हर साल सुनते हैं, लेकिन आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? क्या ये देश का कर्ज है? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे घर का बजट होता है। ओके। अगर हमारी आमदनी 100 रुपए है और खर्चा 110 रुपए, तो वो 10 रुपए का जो अंतर है वो घाटा है, जिसके लिए हमें कर्ज लेना पड़ता है। एग्जैक्टली। बस यही देश के स्तर पर फिस्कल डेफिसिट है और सरकार का इसे कम करने का लक्ष्य रखना मतलब वो देश की आर्थिक सेहत को सुधारने पर फोकस कर रही है। हाँ, ये एक रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का संकेत है। ठीक है, तो ये हुई देश की आर्थिक सेहत की बात। अब आते हैं उस पहलू पर जो सबकी नजरों में रहता है, देश की सुरक्षा। हाँ, मैंने पढ़ा है कि इस बार रक्षा मंत्रालय को जो एलोकेशन मिला है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 7.85 लाख करोड़ रुपए। हाँ, ये आंकड़ा सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। ये वाकई में एक लैंडमार्क फिगर है, लेकिन इस नंबर के पीछे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है। अच्छा। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि पैसा बढ़ गया है, सवाल ये है कि पैसा जा कहाँ रहा है। इसे समझने के लिए KWF के नोट्स इसे 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। ओके। पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है मॉडर्नाइजेशन, यानी आधुनिकीकरण। इस कुल रकम में से 1,85,000 करोड़ रुपए सिर्फ नए हथियार और इक्विपमेंट खरीदने के लिए हैं। जैसे नए लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां और एडवांस सिविलियन सिस्टम्स। ये हमारी सेना को फ्यूचर रेडी बनाने की कवायद है। लेकिन क्या हम हमेशा से ही हथियार नहीं खरीदते आए हैं? इसमें नया क्या है? नया है इसका दूसरा हिस्सा, जो है आत्मनिर्भरता। ये इस बजट का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। आत्मनिर्भरता? हाँ, सरकार ने साफ कर दिया है कि अब 75% रक्षा खरीद सिर्फ भारतीय कंपनियों से होगी। ओहो, ये तो गेम चेंजर है। बिल्कुल। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि भारतीय कंपनियों को काम मिलेगा, इसका गहरा असर ये है कि हम रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मतलब हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। सही। सोचिए, कल अगर कोई इंटरनेशनल क्राइसिस होती है और दूसरे देश हमें स्पेयर पार्ट्स देने से मना कर दें, तो हमारी सेना पर क्या असर होगा? हाँ, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। तो ये 75% का नियम उस निर्भरता को खत्म करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। लेकिन क्या हमारी कंपनियां इस मैसिव डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार हैं? मतलब क्या इससे शुरुआत में हमें ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी या डिलीवरी में देरी नहीं होगी फॉरेन कंपनीज के मुकाबले? ये एक बहुत वैलिड सवाल है और यही इसकी चुनौती भी है। शुरुआत में कुछ टीथिंग इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो या डेवलपमेंट में समय लगे, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ओके। ये देश में एक पूरा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करेगा, जिसमें हाईटेक जॉब्स पैदा होंगी, R&D को बढ़ावा मिलेगा और अंत में भारत हथियारों का आयातक नहीं बल्कि निर्यातक बन सकेगा। बिल्कुल। और तीसरा पहलू जो सांकेतिक है पर बहुत महत्वपूर्ण, वो है ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। इसका क्या मतलब है? ये असल में हमारी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का एक कोड है। अच्छा। इसका मतलब है कि सीमा पर सड़कें, पुल और टनल्स बनाने का काम और भी तेजी से होगा। ये सिर्फ विकास नहीं है, ये हमारी सेना की मोबिलिटी को कई गुना बढ़ाने की रणनीति है। मतलब सेना तेजी से मूव कर पाएगी? हाँ, लड़ाई के समय हमारी सेना कितनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती है, उन्हें रसद और हथियार कितनी जल्दी मिल सकते हैं, ये सब इन चीजों पर निर्भर करता है।
सही है। तो कुल मिला के ये सिर्फ एक बजट नहीं, एक मजबूत रक्षा नीति का फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है। तो ये तो हुई सरहदों की सुरक्षा की बात, जो कि बेहद जरूरी है। लेकिन इसी रक्षा शब्द का एक और पहलू है, देश के अंदर हमारे करोड़ों युवाओं के भविष्य की रक्षा। क्या ये बजट उस मोर्चे पर भी उतना ही मजबूत है? KWF के नोट्स में इस पर काफी जोर दिया गया है कि सरकार का फोकस डिग्री से हुनर पर शिफ्ट हो रहा है। हाँ, और ये झुकाव बहुत साफ दिखाई दे रहा है। सरकार का मानना है कि सिर्फ डिग्री रोजगार की गारंटी नहीं है, हुनर है। सही बात है। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का बजट बढ़ा के 9,800 करोड़ किया गया है। लेकिन असली कहानी पीएम सेतु योजना में छुपी है। पीएम सेतु, जिसके लिए 6,140 करोड़ अलग से रखे गए हैं। ये ITI कॉलेजेस को मॉडर्न बनाने के लिए है ना? सिर्फ मॉडर्न नहीं, बल्कि फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए। अब तक ITI का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में फिटर या वेल्डर जैसी ट्रेडिशनल ट्रेड्स आती थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन पीएम सेतु का मकसद है इन ITIs को 21वीं सदी के स्किल हब्स में बदलना। नोट्स में एक शानदार उदाहरण है। क्या? रोबोटिक्स स्पेशलिस्ट और ग्रीन एनर्जी टेक्नीशियन तैयार करने पर जोर होगा। वाह, ये वो नौकरियां हैं जो आज और कल की जरूरत है। ये सोच तो बहुत अच्छी है, पर इसमें एक चुनौती भी है। क्या हमारे ITIs में AI एक्सपर्ट बनाने वाले ट्रेनर हैं? पैसा देना एक बात है, पर जमीन पर उसे लागू करना बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, और यही सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज होगा। इसके लिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स पर भी भारी निवेश करना होगा। लेकिन दिशा बिल्कुल सही है। ठीक है। और युवाओं के बाद बजट का एक बड़ा फोकस महिलाओं पर है, खासकर लखपति दीदी 2.0 योजना के जरिए। हाँ, लखपति दीदी, ये सुनने में एक नारे जैसा लगता है। 2027 तक 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना कोई छोटा काम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या इस बजट में कोई ठोस प्लान है जो बताता हो कि ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत बन सकता है? इसमें एक बहुत कॉन्क्रीट ग्रास रूट्स लेवल का प्लान है। ये सिर्फ पैसा देने की योजना नहीं है, बल्कि बाजार से जोड़ने की योजना है। अच्छा, वो कैसे? इसके लिए हर जिले में शी मार्ट्स खोले जाएंगे। शी मार्ट्स, ये नाम सुनने में दिलचस्प है। क्या ये किसी मौजूदा मॉडल पर आधारित है, जैसे दिल्ली हाट या कोई सुपरमार्केट चेन? ये एक पूरे इकोसिस्टम की सोच है। ये सिर्फ दुकानें नहीं होंगी। तो फिर क्या होंगे? ये वो प्लेटफॉर्म होंगे जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हों, अचार पापड़ हों या कोई और सामान, बिना किसी बिचौलिए के सीधे ग्राहकों को बेच सकेंगे। एग्जैक्टली। और सरकार ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग में भी मदद करेगी। सोचिए, एक महिला जो अपने गांव में अच्छा अचार बनाती है, उसे अब एक नेशनल मार्केट मिल सकता है। ये तो महिला सशक्तिकरण को आर्थिक आजादी से जोड़ने का एक ठोस प्रयास लगता है। बिल्कुल। तो मतलब फोकस सिर्फ स्किलिंग पर नहीं, बल्कि मार्केट लिंकेज पर भी है। और इसी से जुड़ा सवाल है नौकरियों का। क्या सरकार सीधे नौकरियां दे रही है, या सोच ये है कि युवा खुद नौकरियां पैदा करें? यहाँ सोच में एक बुनियादी बदलाव है। सरकार का जोर युवाओं को जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनाने पर है। ओके। इसी के लिए स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड बनाया गया है। ये फंड उन छोटे और मीडियम बिजनेसेस को फाइनेंशियल मसल देगा जिनमें ग्रोथ का और नौकरियां पैदा करने का पोटेंशियल है। तो संदेश साफ है, सरकार एक स्प्रिंग बोर्ड दे रही है, अवसर बना रही है, लेकिन छलांग युवाओं को खुद लगानी होगी। बिल्कुल सही। तो हमने सरहदों को सुरक्षित किया, युवाओं को हुनर दिया। अब बात करते हैं भविष्य की। साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है? मुझे लगता है ये हिस्सा बहुत से स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होगा। निश्चित रूप से। और यहाँ बजट 3 बड़े दांव खेल रहा है। पहला है मिशन मौसम। मिशन मौसम, जिसके लिए 1342 करोड़ दिए गए हैं। ये सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि कल छाता लेकर निकलना है या नहीं। हाँ। इसका लक्ष्य है मौसम की हाई प्रिसिजन फोरकास्टिंग। सोचिए, अगर हम किसानों को बता सकें कि अगले 15 दिन में किस दिन कितनी बारिश होगी, तो वो अपनी बुवाई और कटाई को कितना बेहतर प्लान कर सकते हैं। हाँ, या फिर किसी समुद्री तूफान की सटीक जानकारी देकर हम कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। ये अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर है। और दूसरा दाव वो 1 लाख करोड़ वाले फंड का है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। हाँ, ANRF। ये भारत में R&D का पूरा लैंडस्केप बदल सकता है। 1 लाख करोड़? हाँ,
ये कॉर्पस फंड सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बनाएंगे। इसे आप देश के साइंटिफिक आइडियाज के लिए एक जायंट वेंचर कैपिटल फंड की तरह समझ सकते हैं। ओके। इसका पैसा डीप टेक रिसर्च पर खर्च होगा। डीप टेक यानी वो टेक्नोलॉजी जो बहुत गहरी वैज्ञानिक खोजों पर आधारित होती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग। बिल्कुल, जीन एडिटिंग। ये भारत को सिर्फ आईटी सर्विसेज का हब नहीं, बल्कि डीप टेक्नोलॉजी इनोवेशन का केंद्र बनाने की एक बहुत महत्वाकांक्षी कोशिश है। ये वाकई शानदार है। और एक तीसरा मिशन है जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। डीप ओशन मिशन, मत्स्य 6000 पनडुब्बी। बिल्कुल, ये भारत की बढ़ती साइंटिफिक एम्बिशन को दिखाता है। इस मिशन के लिए 625 करोड़ रुपए रखे गए हैं। धरती पर संसाधन सीमित हो रहे हैं और भविष्य में समुद्र खनिजों का एक बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। सही है। मत्स्य 6000 हमारा स्वदेशी सबमर्सिबल है जो 3 वैज्ञानिकों को समुद्र में 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जाएगा। 6 किलोमीटर? हाँ, उस गहराई में दबाव इतना ज्यादा होता है कि एक इंजीनियरिंग मार्वल है। ये मिशन सिर्फ खनिज खोजने के लिए नहीं है, ये दुनिया को भारत की साइंटिफिक कैपेबिलिटी दिखाने का भी एक जरिया है। फाइटर जेट से लेकर समुद्र की गहराइयों तक इस बजट का कैनवास तो बहुत बड़ा है। हाँ, काफी बड़ा है। लेकिन इतनी सब बातों के बाद अब उस सवाल पर आते हैं जो हर नौकरी पेशा और मध्यम वर्गीय व्यक्ति के मन में होता है। हमारी जेब का क्या? हाँ, टैक्स का क्या हुआ? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, तो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। पहली बात, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो दरें पहले थीं वही अब भी हैं। तो मतलब कोई सीधी राहत नहीं? और जो लोग ओल्ड टैक्स रेजीम वर्सेस न्यू टैक्स रेजीम को लेकर कंफ्यूज है, उनके लिए क्या है? सीधे तौर पर स्लैब में राहत नहीं है, लेकिन असली कहानी नई टैक्स रेजीम में छिपी है। अच्छा। और ये सरकार की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नई सिंपलर टैक्स व्यवस्था को अपनाएं, जिसमें बहुत सारे डिडक्शंस का झंझट ना हो। हाँ, इसी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक बड़ी राहत दी गई है। क्या? अगर कोई व्यक्ति नई टैक्स रेजिम में है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन और रिबेट्स को मिलाकर 12.5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर जीरो टैक्स देना संभव है। 12.5 लाख नहीं, 13.25 लाख पर जीरो टैक्स। हाँ, 12.5 लाख पर। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन क्या इसमें कोई पेच है? मतलब ये गणित काम कैसे करता है? कोई पेच नहीं है, बस थोड़ा गणित है। नई रेजीम में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ओके। जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। इसके बाद सरकार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत एक रिबेट देती है। जब इन सब को मिलाया जाता है तो कैलकुलेशन ऐसा बैठता है कि 12.5 लाख तक कमाने वाले की फाइनल टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाती है। तो संदेश ये है कि अगर आप HRA, ATC जैसे ज्यादा डिडक्शन क्लेम नहीं करते तो नई रेजीम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। बिल्कुल, और ये टैक्स सिस्टम को आसान भी बनाती है। इस पूरी चर्चा के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हमने इस बजट की एक पूरी क्लास अटेंड कर ली है। तो चलिए, जाने से पहले कुछ की नंबर्स और आइडियाज को दिमाग में बिठा लेते हैं। एक तरह का क्विक रिकैप करते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, देखते हैं हमें कितना याद है। बिल्कुल, ये सीखी हुई बातों को पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल, रक्षा मंत्रालय का वो जादुई आंकड़ा क्या था जो इस बार एक रिकॉर्ड है? वो आंकड़ा है 7.85 लाख करोड़ रुपए। बहुत बढ़िया। दूसरा, मौसम की सटीक भविष्यवाणी वाले मिशन मौसम के लिए कितना पैसा दिया गया है? उसके लिए आवंटित हुए हैं 1342 करोड़ रुपए। एकदम सही। तीसरा, PM सेतु योजना किन संस्थानों को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए है? ये योजना देश के ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए है। बिल्कुल। अच्छा, लखपति दीदी 2.0 का लक्ष्य किस साल तक 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना है? लक्ष्य वर्ष है 2027। शानदार। अब साइंस पर आते हैं। R&D को बूस्ट देने वाले ANRF फंड का आकार कितना है? उस कॉर्पस फंड का आकार है 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। और देश की आर्थिक सेहत से जुड़ा सवाल, फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य GDP का कितना प्रतिशत रखा गया है? लक्ष्य है GDP का 4.3%। बहुत अच्छे। 7वां सवाल, लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को बाजार से जोड़ने के लिए हर जिले में क्या खोला जाएगा? उन खास मार्केट्स का नाम होगा शी मार्ट्स। और आखिरी सवाल जो सबकी जेब से जुड़ा है, नई टैक्स रिजीम में सारे डिडक्शंस और रिबेट के बाद कितनी आय तक टैक्स जीरो हो सकता है? वो लिमिट है 12.75 लाख तक। बेहतरीन। मुझे लगता है इन सवालों से सारे जरूरी पॉइंट्स फिर से ताजा हो गए।
बिल्कुल। इस पूरी बातचीत को समेटते हुए मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बताइए। इस बजट में एक तरफ सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए रिकॉर्ड पैसा है और दूसरी तरफ देश के अंदर अवसर बनाने पर जोर है। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि देश की असली रक्षा क्या है? सीमाओं पर खड़े अत्याधुनिक हथियार या फिर देश के करोड़ों युवाओं के हाथों में दिया गया हुनर और उनके सामने एक उज्जवल भविष्य?